हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा था। ये वीडियो उस लेक्चर सीरीज का 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। लिखते हैं। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या है ये थ्योरम? कुछ विशेष नहीं है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सीखे थे उसको ही तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट किया जा रहा है दूसरे ढंग से। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि P ऑफ A बाई बी, इसको पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A का प्रोबेबिलिटी व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड, जब B हो चुका है। इवेंट B के हो जाने के बाद A का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कहलाता था A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसके लिए एक फॉर्मूला था मार्केट में, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी A और B दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B के अकेले होने का प्रोबेबिलिटी। ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बात कर रहे थे। ये 7वां वीडियो है। इसके बाद 2 और वीडियोस जाएगा जो कि आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। ये इसके बाद का जो 2 वीडियोस होगा उसमें आपका जैक लेवल वाला, जैक के सिलेबस के हिसाब का प्रोबेबिलिटी खत्म होगा। उसके बाद 1-2 वीडियोस और जाएगा तो सीबीएसई का खत्म होगा। ये फॉर्मूला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसको फिर से पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं इवेंट A का प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जब इस नीचे वाले टर्म को यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B को उधर भेज दे, ये डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। थोड़ा समेट के लिखें, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। यही थ्योरम, यही रिजल्ट कहलाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी क्या दिया रहेगा, क्या पूछा जाएगा? सुनिए, आपको B के होने का प्रोबेबिलिटी पता होगा, अकेला B, इंडिविजुअल B के होने का प्रोबेबिलिटी, और आपको B के हो जाने के बाद A के होने का प्रोबेबिलिटी यानी A के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पता होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक साथ हो सके। A और B दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। अगर ऐसे ही टर्म वाइज पढ़ें तो P ऑफ B आपको पता रहेगा, दिया रहेगा, P ऑफ A बाई B आपको पता रहेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए इसका नाम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पड़ा हुआ है। क्लियर है? इसको आप दिमाग में रखें। एक सवाल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, सवाल से ही आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, तो इसको तो इरेज कर दिए हैं। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। ठीक है, एक सवाल। देखो, ये सवाल है, ये सवाल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बनेगा। आपको बता दें,
आपसे पूछा जाएगा इन दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। जब भी इंटरसेक्शन का बात आता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और इसके हिसाब से समझे तो जब दोनों इवेंट एक साथ हो, जब दोनों इवेंट एक साथ हो उस कंडीशन का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या आपको पता चल जाएगा या दिया रहेगा आपको? एक इवेंट और अनदर व्हेन द फर्स्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दिया रहेगा। आओ जरा बात करते हैं। मतलब कि यहां पर सर दो इवेंट होगा, एक इवेंट पहले होता होगा, एक इवेंट उसके बाद होता होगा, और पूछा जाएगा कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है। आओ जरा देखते हैं। अर्न का मतलब होता है पॉट, पॉट मतलब एक पतीला समझ लीजिए। कई जगह पर बैग लिखा रहेगा, कई जगह पर पॉट लिखा रहेगा, यहां पर एनसीईआरटी में अर्न लिखा रहता है। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। कुल मिला के 15 गेंद है जिसमें कि 10 ब्लैक और 5 व्हाइट है। 2 balls are drawn from the urn one after the another without replacement। यानी उस बैग से दो गेंद निकाल रहे हैं, एक के साथ तो दोनों नहीं निकाल लिए हैं, एक के बाद एक निकाले हैं, और उसमें भी रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब जब 15 गो बॉल था तो हम एगो बॉल निकाले, कितना बच गया? 14 गो, फिर एगो निकाले, समझे? तो अब कितना बच गया? 13 गो बॉल बच गया है। पहला जो सिलेक्शन किए हो कितना बॉल से किए हैं? 15 में से, 15 में से एगो को निकाल के रख लिए हैं, 14 गो बॉल था, फिर एगो निकाले। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जो हम रखे हुए हैं उसको दोबारा से नहीं रखे थे, दोबारा जो हम दूसरी बॉल सिलेक्शन किए हैं वो 14 बॉल में से ही हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? क्या संभावना है कि पहला वाला बॉल भी ब्लैक निकला होगा और दूसरा वाला बॉल भी ब्लैक निकला होगा? आओ यहां पर हम दो इवेंट्स लेते हैं, एक का नाम ए रखेंगे, एक का नाम बी। ऊपर वाले फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाना है हमको। लेट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल बी ब्लैक। P of A यानी कि पहला जो गेंद निकला वो काला निकला, काला बॉल निकले, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल गेंद कितना है? टोटल 15 गेंद है। आपको चाहिए कैसा गेंद? ब्लैक। तो 10/15 यानी कि 2/3। ये पहला गेंद काला निकले, पहला ब्लैक बॉल निकले, उसका प्रोबेबिलिटी है। टोटल बॉल्स नीचे में और जितना ब्लैक है ऊपर में। बी ले लेते हैं। लेट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। इस बार रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। जो हम बॉल निकाले थे ना उसको हम दोबारा से नहीं डाले हैं, दोबारा से नहीं डाले हैं। तो अगर हम ये लिखें B/A, इसका ये मतलब होगा कि B का क्या प्रोबेबिलिटी है जब A हो चुका है। और अगर इस सिनेरियो के हिसाब से बताएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा बॉल भी ब्लैक निकले जब पहला बॉल ब्लैक निकल चुका है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा बॉल ब्लैक निकले जब पहला भी ब्लैक निकल चुका है? अब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 15 में से एगो बॉल निकाल दिए हैं, कितना बॉल बचा हुआ है? बॉल तो सर 14 को बचा हुआ है। अब ए हो चुका है, ए हो चुका है यानी ए में पहला बॉल ब्लैक निकलता है, यानी पहला ब्लैक निकल चुका है। टोटल 10 गो काला बॉल था, एक तुम निकाल चुके हो। अब ब्लैक बॉल्स कितना है? 9 है सर, तो 9/14 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अब ये चाहता है पता करना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए भी हुआ हो और बी भी हुआ हो। ए हुआ हो मतलब कि पहला बॉल ब्लैक निकला हो, बी हुआ हो मतलब कि दूसरा भी ब्लैक निकला हो। तो ये तो इस केस में आ गया ना सर,
इस केस में ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस केस में थोड़ा पलट के लिखेंगे a इंटू पी ऑफ b बाई ए, ऐसा, क्योंकि हम लोग a पहले निकाले थे फिर b बाई ए निकाले थे, वैसा लिखे हैं। p ऑफ a कितना है, आप यहां पर लेटर से कंफ्यूज ना हो, लेटर्स का सिलेक्शन हमारे ऊपर है। कोई बच्चा अगर पहले ही बॉल को b ले लेता, दूसरा बॉल को a लेता, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। p ऑफ a कितना है, 2/3 है। p ऑफ b भाई कितना है, 9/14 है। आप काटे इसको 3 बार, आप काटे इसको 7 बार, 3/7 का प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बॉल ब्लैक निकले। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का पहला क्वेश्चन है, छोटा सा रिजल्ट, छोटा सा सवाल, जिससे कि बहुत हद तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक और फॉर्मूला है इसका, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम कर रहे हैं इरेज। मान लिया आपके पास 3 इवेंट्स हैं, ए बी और सी। 2 था तो 2 के लिए तो फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। 3 इवेंट्स आए तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, यानी तीनों इवेंट्स एक साथ हो, तो ये होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसा भी लिखा जाता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ सी बाई ए बी। इंटरसेक्शन को ना ऐसे भी लिखा जाता है यहां पर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों चीज एक साथ हो, तो ए के अकेले होने का प्रोबेबिलिटी इंटू बी का प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है इंटू सी का प्रोबेबिलिटी जब ये दोनों ए और बी दोनों हो चुका है। ये रिजल्ट आपको 3 इवेंट्स वाले केस में यूज करना है, 3 इवेंट्स वाले केस में यूज करना है। अब एक 3 इवेंट वाला सवाल हम आपको बना के दिखलाते हैं। ध्यान दिया जाए, समझिए। 3 cards are drawn successively. सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक। 3 कार्ड्स एक के बाद एक निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, और वापस से नहीं रखा जा रहा है। पहले मेरे पास 52 कार्ड्स था, एक निकाले, उसको अपने पास रख लिए, टोटल 51 कार्ड्स बचा, फिर एक निकाले, उसको भी अपने पास रख लिए, टोटल 50 कार्ड्स बचा, फिर एक निकाले तो भी अपने पास रख लिए। 3 कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, मतलब पहला बार जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो 52 में से कर रहे हैं, दूसरी बार 51 में से, तीसरी बार 50 में से कर रहे हैं। ये 3 चीज है। अब what is the probability that the first 2 cards are kings and the third card is an ace? ये चाहता है कि पहला कार्ड किंग निकले, दूसरा कार्ड भी किंग निकले और तीसरा एस निकले। आपसे सवाल चाहता है कि पहला भी किंग, दूसरा भी किंग, तीसरा एस निकले, ये तीनों हो, इसका क्या संभावना है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहां पर इवेंट का हम नाम कैसे रख रहे हैं, K1 गेटिंग किंग एट फर्स्ट ड्रॉ,
K2 getting king at second row, A3 getting ace at third row। ये 3 नाम हम लोग रख लिए। 1 2 3 बता रहा है कि किस ऑर्डर में, मतलब पहले में, दूसरे में, तीसरे में। और जैसा नाम, जैसे किंग चाहिए तो के रखे हैं, दूसरे में भी के रखे हैं, तीसरे में एस चाहिए था इसलिए ए रखे हैं। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं। पहला ही ड्रॉ है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई कार्ड निकाला नहीं गया है। टोटल कार्ड्स कितना था मेरे भाई? टोटल तो 52 था सर। और किंग कितना है अभी, जब तुम छुए नहीं हो अभी तक, तो किंग टोटल 4 है सर। तो 4/52 यानी कि 1/13। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट K1 हो गया। K1 के होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/13। दूसरा, P ऑफ K2 अपॉन K1, यानी जब K1 हो चुका होगा, जब K1 हो चुका होगा तो K2 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? K1 क्या है? K1 है एक किंग निकालना। आप किंग निकाले हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। टोटल कार्ड्स कितना बचेगा? 51 बचेगा सर। और आप निकाल भी रहे हैं किंग, ये हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब किंग निकल चुका है। शुरुआत में 4 किंग्स था, एक आप निकाल चुके, 3 किंग्स बचा। तो इस इवेंट K2 के होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/51। 17/51 हो जाता है, 1/17। नाउ ये दोनों हो चुका है, पहला में भी किंग और दूसरा में भी किंग, यानी K1 K2 दर्शाएगा कि जो दोनों कार्ड्स निकला वो किंग है। A3 के होने का इवेंट, A3 के होने का प्रोबेबिलिटी, यानी तीसरे ड्रॉ में एस निकले, इसका क्या संभावना है? A3 अपॉन K1 K2। सुनिए, 2 कार्ड्स निकल चुका है, K1 K2 हो चुका है, मतलब 2 कार्ड्स निकल चुका है। कार्ड कितना बचा हुआ है? हाँ बिल्कुल सही, कार्ड बचा हुआ है 50। और ये दोनों कार्ड जो निकला वो कौन सा है? किंग है सर। 4 किंग में से 2 किंग निकाल लिए हैं, कितना एस बचेगा? एस कितना बचेगा? अरे 2 कैसे बचेगा भाई, हम किंग निकाले हैं 2 ना, एस तो 4 का 4 रखा हुआ है, इक्का को तो छुए नहीं थे, तो वो 4 ही है। 4/52, 4/50, इसको काटे तो 2/25। नाउ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, P ऑफ A3 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन K1, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 अपॉन K1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 अपॉन K1 K2। ये तीनों वैल्यूज आपके पास है, इसको डालिए, मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर कहानी था। ठीक है, उम्मीद करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी का एक और पार्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इरेज करते हैं इसको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स फॉर्मली डिफाइन करने से पहले कि क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक सवाल के माध्यम से, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे
और सवाल वगैरह देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक हम लोग सवाल ही ले लेते हैं। देखिए, 52 कार्ड्स के पैक से एक पैक से हम लोग एक कार्ड निकाल रहे हैं। एक कार्ड निकालने का ये है, और दो इवेंट्स हम आपके सामने ऐसा डिफाइन किए हैं, द कार्ड इज एन स्पेड या कार्ड इज अ स्पेड और द कार्ड इज एन एस। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल कार्ड्स कितना है? टोटल तो सर 52 है, और स्पेड कितना होता है? स्पेड होता है 13, तो 13 यानी कि 1/4। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, टोटल कार्ड्स कितना है? 52। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि स्पेड भी हो और एस भी हो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों हो, ए भी हो और बी भी हो। बी में बोल रहा है कि एस होना चाहिए, एस मतलब इक्का, और ए में बोल रहा है कि स्पेड होना चाहिए। स्पेड 13 को होता है और उस 13 में एक ही एस है। तो अगर तुम चाहते हो कि स्पेड भी हो और एस भी हो तो तुमको वैसा एक ही कार्ड मिलेगा, 1/52। अगर तुमसे कोई पूछता पी ऑफ बी, पी ऑफ बी यानी कि बी के होने का प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड्स कितना है? 52। बी के फेवर में कितना एलिमेंट्स है? बी बोला है कि एक एस होना चाहिए, टोटल 4 को एस है ना, तो 4/52 यानी 1/13। नाउ देखो, कोई तुमसे ये पूछ दे, अब तुमसे लोग ये पूछने लगा ना कि ए बाई बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या मतलब हुआ? ए बाई बी का मतलब हुआ इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, या फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी ऑफ, सॉरी, डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/52। पी ऑफ बी कितना है? 1/13, यानी 13/52 यानी 1/4। पी ऑफ ए अपॉन बी ये है 1/4। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ए के होने का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। ए के होने का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, तो ये 1/4 है। अच्छा, ए के होने का प्रोबेबिलिटी कितना था? ए के होने का भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो तुम देखो, ए के होने का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है वो 1/4 है, और वो नहीं हुआ है तब भी 1/4 है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है ना कि ए को फर्क नहीं पड़ता है कि बी हुआ है या नहीं हुआ है। बी के होने या नहीं होने से जब ए को फर्क नहीं पड़े, ए हर बार सेम प्रोबेबिलिटी दे, तो ऐसे केस में इवेंट ए और इवेंट बी को, ए और बी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसा कि नाम है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, किसी के होने या नहीं होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ए हो या ना हो, बी को फर्क नहीं पड़ता, बी हो या ना हो, ए को फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां पर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका ये प्रमाण आपके सामने है। तो एक बात ये समझ में आया ना सर, अगर मान लीजिए m और n दो इवेंट्स हैं,
m और n दो इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n अपॉन m अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ n के बराबर है, इसका ये मतलब हुआ n का प्रोबेबिलिटी जब m हो चुका है और n का प्रोबेबिलिटी जब n m नहीं हुआ है, इन दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, यानी n को फर्क नहीं पड़ता है कि m हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे केस में m का n का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र है एक दूसरे से। तो ऐसे केस में m और n को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस एग्जाम्पल के बाद अब हम आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक स्वतंत्र डेफिनेशन देंगे, यहीं पर लिख देते हैं। Any two events are said to be independent if the occurrence of one does not affect the other। किसी एक के होने से किसी दूसरे को फर्क ना पड़े तो उन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का परिभाषा है और एक एग्जाम्पल है। इसको इरेज कर रहे हैं और एक रिजल्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में लिख रहे हैं। हटा रहे हैं। दो रिजल्ट्स लिखेंगे और दोनों पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। If A and B are independent events, then P of A by B or P of A will be equal। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दोनों बराबर होगा। अब इसी को अगर मद्देनजर रखें हम लोग को पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अभी तुरंत क्या पढ़ के आए हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B हो सकता है। ये कैसे लिखे हैं सर? ये जस्ट पिछले वाले रिजल्ट से लिखे हैं और अगर याद नहीं आ रहा है तो इसको हटा के हम एक और चीज करते हैं आपके सामने। ये हमारे पास सच बात है। तुमको याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये A बाई B का फॉर्मूला है। अब जब तुमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है, यानी इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डाल सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज दिस। ये वाला पार्ट इधर आया, ये वाला पार्ट इधर आया, तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। इतना देरी का जो हम लोग बात किए हैं सिर्फ इसी रिजल्ट को पाने के लिए किए हैं। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, A और B इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, A और B इंडिपेंडेंट है, तो A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो इसको।
दूसरा बात, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर independent, then A and B complement, A complement and B, A complement and B complement are also independent. क्या मतलब है सर? मतलब ये है ना कि अगर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये कहीं से आपको पता चला कि हाँ है, तो A और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, A कॉम्प्लीमेंट और B भी इंडिपेंडेंट होगा, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। ये तीनों ही चीज इंडिपेंडेंट होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। सुनो, पहले तो इस टाइप का सवाल आता है, दो इवेंट्स दे दिया गया तुमको और पूछा जाए कि क्या वो इंडिपेंडेंट है। यही क्वेश्चन मेजॉरिटी आता है। और इंडिपेंडेंट अगर होगा तो जांचने का दो तरीका है। पहला तरीका ये हो सकता है ना कि आप ये जांच लें कि इवेंट ए का होने का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दूसरा तरीका है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ए और बी के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, तो भी हम लोग कहते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जिसमें कि ये वाला तरीका ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा यूज होता है। आओ जरा देखें, चेक करें। ए क्या बोला है? ए बोला है द नंबर इज इवन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में 6 कर दिए। अच्छा, सवाल तो समझा ही नहीं, हम लिखते लिखते खुद ही समझ गए, तुम लोग को नहीं समझाए। इट डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन। एक डाई का 6 फेस होता है, तुमको पता है, और 6 में एक एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या किया गया है ना कि इस डाई का जो 6 फेस है उसको 2 कलर्स में रंगा गया है। पहले 3 फेसेस को रेड में रंगा गया है
और दूसरे 3 फेसेस को ग्रीन में रंगा गया है। पहले 3 मतलब कि 1 2 3। जिस जगह जगह पर 1 2 3 लिखा गया है ना, उसको लाल रंग से रंगा गया है, और जिस जगह जगह पर 4 5 6 लिखा हुआ है उसको ग्रीन से रंगा गया है। तो फिर ये 2 इवेंट्स बोला गया है। इवेंट ए बोला गया है कि नंबर जो है लिखा हुआ वो इवन हो। इवेंट बी बोला गया जो रंग हो वो लाल हो। फिर पूछा गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट होगा क्या? आओ जरा इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर पर बात कर रहा था। कितना नंबर है? 6 नंबर है, तो नीचे 6। ए को चाहिए इवन नंबर, तो 1 इवन, 2 इवन, 3 इवन। 3 इवन कितना आ गया? 1/2। बी के प्रोबेबिलिटी का, बी जो है वो रंग पे बात करता है। रंग कितना रंग है? 2 रंग है, 2 रंग है। तो बी को जैसा रंग चाहिए वैसा कितना है? बी को चाहिए लाल, तो 1/2। ये बी के होने का प्रोबेबिलिटी है। अरे लाल रंग बोला था ना, रंग तो 2 है ना, या तो लाल या तो हरा। तो लाल आने का डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल मतलब 2 लाल हरा, 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल फेसेस कितना है? टोटल फेसेस है 6। 6 में से 6 फेसेस है ना, 6 कलर्ड फेसेस है। 6 कलर्ड फेसेस में से लाल कलर कितना है? लाल कलर 3 गो है, 1 2 3, ये 3 गो लाल है, तो 3/6 कितना आ गया? 1/2। वही चीज था। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए भी और बी भी। ए कहता है कि लाल, ए कहता है कि इवन होना चाहिए, बी कहता है कि लाल होना चाहिए, मतलब कि लाल में इवन होना चाहिए। फिलहाल टोटल कितना है? टोटल 6 है, और लाल में इवन, लाल में इवन कितना है? 1 है। लाल में इवन 1 है। जो लाल में इवन है, am I right? जी हाँ, लाल में इवन 1 ही है, एक ही को इवन है। टोटल 6 है और लाल में इवन इतना है, 1/6 आ गया। नाउ हम लोग क्या देखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 1/6, और इनका प्रोडक्ट करने पर आपको 1/4 मिलेगा। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, यानी ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आता तो हम लोग ए और बी को इंडिपेंडेंट करार देते। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का एक सवाल है। एक और सवाल बना के दिखलाएंगे, इसको हटा दें।
देखो, बड़ा ही शानदार सवाल, बड़ा ही शानदार सवाल। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले हम एक पार्ट को लिखे हैं, इसको समझाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा पार्ट को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दें, एक प्रश्न है, दो बच्चे हैं और दोनों के उस प्रश्न को सॉल्व करने का संभावना, प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। एक का प्रोबेबिलिटी है 1/2, एक का प्रोबेबिलिटी है 1/3। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब कि लोग दोनों अलग अलग बना रहा है और किसी एक के बनाने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये जो इवेंट्स, अगर इसको माना जाए, ए और बी को इवेंट माना जाए, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और है भी। जो हम परिभाषा कहते आए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, क्या बोले हैं? कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब कहलाता है जब किसी एक के होने या नहीं होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। अब हम एक सवाल दिए हैं, तुम भी बना रहे हो, तुम्हारा मित्र भी बना रहा है, तो उससे बने या ना बने उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम अपना एफर्ट लगाओगे। तुमसे बने या ना बने उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दो एक अलग अलग इवेंट्स हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है। If both try to solve a problem independently, find a probability that the problem is solved. अगर दोनों कोई ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है तो क्या संभावना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए से रिलेटेड तीन बात हो सकता है। तीन बात हमको बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो किसी पर्टिकुलर का नाम लेके नहीं बोला कि यही सॉल्व करे या वही सॉल्व करे, तो हम सब पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। सारे पॉसिबिलिटी पर बात अगर करें तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का तीन केसेस बन रहा है। हो सकता है कि ए से सॉल्व हो जाए और बी से ना हो, हां, या फिर ए से ना हो और बी से बन जाए, हां, या फिर दोनों से ही बन जाए। बिल्कुल, ये तीन पॉसिबिलिटीज है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, ये होगा ए से हो जाए और बी से ना हो, या फिर ए से ना हो और बी से हो जाए, या फिर ये दोनों ही मिलकर सॉल्व कर दे। यही ना संभावना, यही ना हो सकता है भाई। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, ये तीन ही केस है। ए से बन जाए, बी से ना बने, या फिर ए से ना बने, बी से बन जाए, या फिर दोनों से ही बन जाए, या फिर दोनों से ही बन जाए। अभी क्या बताएं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। और यहां ए और ये तो है ही। अच्छा, इस लाइन में क्या किए हैं बता रहे हैं, एंड के जगह ना इंटरसेक्शन डाल दिए हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि और के जगह यूनियन जाता है, एंड के जगह पर इंटरसेक्शन आता है। दोहराते हैं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। ये दोनों तो है ही। और इंडिपेंडेंट है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही बात? हाँ सर, ठीक तो है। ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले
तुम लोग तो ये बात जानते होगे कि किसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसके होने का प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस बी के होने का प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस बी के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा। उसी तरीके से ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस ए के होने का प्रोबेबिलिटी, यानी 1 माइनस हाफ, यानी कि ये खुद हाफ हो जाएगा। बी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है हाफ, बी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 2/3, ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। बस डाटा को बैठाते हैं, ए के होने का प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी के नहीं होने का है 2/3। ए के नहीं होने का है 1/2, ए के नहीं होने का है 1/2, बी के होने का है 1/3। ए के होने का है 1/2, बी के होने का है 1/3। आप इसको सॉल्व करें, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला जो है ना, दूसरा कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम solves the problem। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी इस केस में सवाल तो सॉल्व होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वन कोई एक ही सॉल्व करे। यानी आपको इस आंसर में सेकंड वाले पार्ट में ये वाला हटा देना है। ये वाला क्या बोलता है कि दोनों से सॉल्व हो जाए, सेकंड पार्ट बोलता नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो लेकिन किसी एक से हो। तो तुम बोलोगे दो ही पॉसिबिलिटी है, जब ए से नहीं होगा तो बी बना लिया है, जब ए से नहीं होगा तो बी बना लिया है, और जब बी से नहीं होगा तो ए बना लिया है। इसको सॉल्व कर देना, सेकंड वाले आंसर में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इतना इंफॉर्मेशन के साथ आप क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी का सेकंड एक्सरसाइज बना सकते हैं पूरी तरीके से। कोई परेशानी हो तो आप हमको बताइए, डाउट डिस्कशन करेंगे हम लोग। अगले क्लास हम लोग बेस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। बेस थ्योरम पर 2 वीडियोस डालेंगे, 2 वीडियोस ही आखिरी होगा जैक के सिलेबस के हिसाब से, और सीबीएसई के लिए 1-2 वीडियोस और जाएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।